नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 18 अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 18 अप्रैल 2025। तो आज ऐसा कौन सा दिन है जो सेलिब्रेट किया जाता है? कुछ ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? तो याद रखना जैसे मान लो आप कहीं किसी दूसरे देश में घूमने जाते हो तो आप क्या सर्च करोगे पहले कि मुझे क्या घूमना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे देख लेनी चाहिए। तो उस जगह की, उस देश की, उस कंट्री की कोई पर्टिकुलर हेरिटेज साइट होगी जो एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी जो वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करके बैठा है, यानी कि जो वहाँ के कल्चर को शो करता है। तो इस टाइप की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर एरिया के, पर्टिकुलर कंट्री के, वहाँ के कल्चर को शो करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है? तो सिंपल सा याद रखना, 18 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आज क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना आज है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। यानी कि जो हमें आज के टाइम पर हमें अपने एंसेस्टर से, हमें अपने पुराने जो लीडर्स थे या हमारे यहाँ पर जो किंग हुआ करते थे, जैसे मुगलों से हमें ताजमहल मिल गया है ना, अजंता एलोरा केव्स मिल गई हमें, है ना, ऐसे ही जो भी हमें विरासत में मिला है उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उसे बचा कर रखना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को पता रहे कि हाँ हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ था। तो इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए याद रखना 1983 से क्या सेलिब्रेट किया जाने लगा? 18 अप्रैल से क्या मनाया जाने लगा? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इसको करता कौन है? तो उस एजेंसी का नाम क्या है? यूनेस्को। अब आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपने पढ़ा होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अगर आपसे पूछे यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया तो भारत में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कितनी है? तो आप कहोगे सर 43। पहले नंबर पे कौन जुड़ी थी? तो अजंता एलोरा की केव्स, ताजमहल, ये सब जोड़े गए थे। लेटेस्ट कौन सा है? तो हमें बस पहला और आखिरी याद रखना होता है। तो लेटेस्ट जो 43rd नंबर पे जोड़ा गया वो कौन सा है? तो याद रखना वो है आपका मोइडाम्स। और कहाँ के मोइडाम्स को ऐड किया गया है? तो याद रखना आसाम के। और कौन सी डायनेस्टी के हैं वो? तो याद रखना अहोम डायनेस्टी के, जो वहाँ पर रूलर हुआ करते थे, अहोम डायनेस्टी के रूलर्स का मोइडाम्स को क्या किया गया है? इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि क्या एक हेरिटेज साइट है। और एक पॉइंट और याद रखना, लास्ट ईयर मतलब 2024, लास्ट ईयर 2024 में जो आपका यूनेस्को है उसकी जो मीटिंग थी, ठीक है, आई थिंक 46 नंबर की मीटिंग थी, वो कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। और न्यू दिल्ली में ये पहली बार हुई थी, यानी कि भारत या इंडिया फर्स्ट टाइम किसको होस्ट कर रहा था? तो यूनेस्को हेरिटेज साइट या यूनेस्को की मीटिंग को होस्ट कर रहा था। तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि अब से जो आपकी 43rd नंबर की जो हेरिटेज साइट है वो कौन सी कहलाएगी? आसाम के मोइडाम्स। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और ये किसके काम आता है? तो हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब कुछ चीजें ऐसे ऐड हो जाती हैं और जब कोई फॉरेन से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो वो पहले देखते हैं कि इस देश का यूनेस्को हेरिटेज साइट में कौन सी चीजें बनी हुई है जो एक विरासत के रूप में यहाँ पर है, तो वो वहां पर जाकर विजिट करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो जयपुर बहुत घूमने आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है, ध्यान रखना, क्योंकि आपकी जो यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट है उस यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में 2 भारत के शहर भी इंक्लूड किए गए हैं। ध्यान रखना, एक है आपका जयपुर, ठीक है, एक है आपका जयपुर और दूसरा है आपका अहमदाबाद। तो 2 सिटी किसमें इंक्लूडेड हैं? तो याद रखना आपके हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। बाकी 43 टोटल साइट्स तो हैं ही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और ये हमारी जीडीपी में भी हेल्प करता है, ये हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। आप मुझे बताना, नेशनल जो आपका जो वर्ल्ड टूरिस्ट डे कब बनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये हेरिटेज डे था।
टूरिस्ट डे कब आता है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में लिंक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। नो वक्फ डी नोटिफिकेशन टिल नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सेज सेंटर। देखो कल हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था, कल भी ये द हिंदू के फ्रंट पेज पर बनी हुई थी, आज भी ये द हिंदू के फ्रंट पेज पर बनी हुई है। और आपको पता है कि जो भी न्यूज फ्रंट पेज पर होती है उसे तो हमें पढ़ना होता है ना, और अगर बार बार रिपीट हो रही होती है तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वक्फ बिल क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, नया कौन सा आया है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, संजीव खन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि क्या हिंदू किसी अपने हिंदू बोर्ड में किसी नॉन हिंदू यानी मुस्लिम को रखना चाहेंगे, इसका सरकार जवाब दे। दूसरा, ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूजर, कल शायद हमने डिस्कस किया था, ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूजर है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो लगभग 13th 14th या 15th सेंचुरी में बनी थी, लेकिन वो तब से वहां पर मस्जिद है, वहां पर जो भी है मस्जिद वगैरह बनी हुई है और उसका यूज वक्फ बोर्ड के अंडर किया जा रहा है, तो क्या वहां के डॉक्यूमेंट्स मिल पाना पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी जो बिल्डिंग्स, ऐसी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, क्या उनको आप वक्फ प्रॉपर्टी से निकाल दोगे? इसका जवाब सरकार को देना होगा। तब तक के लिए उस एक्ट के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, समझ गए? तो अब सरकार ने कहा है कि वो उसका जवाब देंगे, और जब जवाब देंगे तब हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे, समझ गए? तो इस न्यूज को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूं क्योंकि हमने इसको कई बार पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट, समर प्ले टाइम। देखो अब गर्मी आ गई है, गर्मी के साथ साथ बारिश भी होने लगती है, और जब बारिश होने लगती है तो आप लोग बारिश में नहाते भी हो। तो अभी क्या चल रहा है, समर का टाइम चल रहा है। तो आपके द हिंदू के अंदर आपने ये बहुत अच्छी तस्वीर देखी होगी, दो जो आपके बंगाल टाइगर है उनके जो कब हैं वो आपस में खेल रहे हैं। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, ठीक है। तो आपसे वही एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पढ़नी होती है, और हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसा कुछ आ जाता है, और आपके एग्जाम में कभी भी रैंडमली पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली दिस नेशनल पार्क, दिस टाइगर रिजर्व, ये सब न्यूज में देखे गए थे, बताओ कहाँ पर है? तो सिंपल याद रखना, ये कहाँ पर है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तो जयपुर में बना हुआ है, ठीक है। कितने नेशनल पार्क है राजस्थान में? 5। शायद कल कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था उसका, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। और इन टाइगर्स को बचाने के लिए क्या लाया गया था भारत में? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या लेकर आए थे? प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। और किस एक्ट के अंडर इसको लाया गया था? तो याद रखना, हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कब आता है? 1972। और उसके बाद 1973 में क्या स्टार्ट कर दिया गया था? तो याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जुडिशरी कैन नॉट अटैक फोर्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी सेज वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात समझना कि वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है, और इसके साथ में एक पॉइंट और ये लिख देता हूं कि ये कौन होते हैं जो ये कहते हैं कि जुडिशरी कैन नॉट अटैक फोर्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब समझना, आजकल बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है ना, काफी दिन से न्यूज में, आपकी एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस बन जाते हैं, है ना। कि जो आपकी एक सिंपल सी बात समझना, मैंने आपसे कहा कि एक होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो लॉ बनाने वाले हैं, ठीक है। एक होता है उसको एग्जीक्यूट करने वाले, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और एक होते हैं कि ये लॉ मेकिंग है ना, लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, ये उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर इनके अंदर कुछ डिस्प्यूट है उस कानून में, तो एक होती है जुडिशरी। और जुडिशरी क्या करती है? अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप उसके पास पहुंच सकते हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ में आ रही बात? बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक पहलू को हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने कहा कि इन्होंने लॉ बनाया, इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, और ये उस पर डिसीजन देने वाले। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50। बट एक बात हमेशा याद रखना, दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये जबरदस्ती एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं, बट ये डिजायरेबल तो है, मतलब इनको लगना तो चाहिए, क्योंकि वेलफेयर की बातें करते हैं, और हमारी डेमोक्रेसी में पब्लिक वेलफेयर की बातें बहुत होती हैं। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो डीपीएसपी है उसमें रखी हुई बातों को सरकार को लागू करना चाहिए, ऐसा कुछ है, समझ गए। इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव,
कि जो आपकी लॉ मेकिंग प्रोसेस है या जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है और वो जो उसके ऊपर डिसीजन दे रहा है उसके वोलेशन पर, उन दोनों को क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव और जो आपकी जुडिशरी है ना, ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ना। जैसे समझना, पहले क्या होता था, मैं सारी बातें डिस्कस कर लेता हूँ ना। जैसे समझना, अभी एक चीज पढ़ी थी हमने कि कोई बिल आता है, ठीक है, कोई बिल आता है लोकसभा में और राज्यसभा में, चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट कर देता है साइन और वो बन जाता है एक्ट, ठीक है। या मान लो कोई बिल आया, ठीक है, और वो बिल आया कहाँ पे, आपकी विधानसभा में, और मान लो कहीं पर विधान परिषद भी है, मान लो, ठीक है, 6 स्टेट में है, तो वहां गया और वहां से चला गया गवर्नर के पास। तो गवर्नर ने अगर साइन कर लिया तो गवर्नर वो लॉ एक्ट बन जाएगा या बिल एक्ट बन जाएगा। अगर ये साइन ना करे तो इसको विदहोल्ड कर लेता है, और ये क्या करता है, उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, और ये जिस प्रेसिडेंट के पास इसको भेजता है उसके अंडर आर्टिकल 200 का यूज करता है, समझना। तो अभी क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो गवर्नर है ना, गवर्नर क्या करेगा, वो अपना मिनिमम टाइम डिसाइड कर ले कि कम से कम इतने समय में उस बिल पर डिसीजन देगा, या उस बिल को पास करेगा, या उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। अब प्रेसिडेंट के पास बिल चला गया और गवर्नर को कह दिया 3 महीने में आपको बताना होगा। अब प्रेसिडेंट जो है वो किसका आदमी है, वो मिनिस्ट्री यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके अंडर काम करता है, नॉमिनल हेड होता है, आप जानते हो आर्टिकल 77। और जो गवर्नर है वो उसी के द्वारा अपॉइंटेड एक बंदा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में काम नहीं करवाना देना चाहती, क्योंकि अगली बार उसे आना है उस सेंटर में, है ना, जो सेंटर में उसको आना है, उस स्टेट में 2 छोटी पार्टी है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू करवा देते हैं, वहां पर उनको काम नहीं करने देना चाहते। वहां की सरकार बिल लाना चाहती है तो गवर्नर पास नहीं करता था, 3-4 साल तक बिल पड़ा रहता था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक मिनिमम टाइम डिसाइड कर दिया, 3 महीने के अंदर आपको बिल को पास करना होगा या रिजेक्ट करना होगा या आगे भेजना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई तुम्हें भी एक टाइमलाइन दी गई है, उसके अंदर आपको काम करना होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या ये सही है, क्या आप इसमें आपको दी हुई जो जुडिशरी की पावर है उसका मिसयूज नहीं कर रहे कहीं। बात समझो कि क्या कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि जो हमारे कह सकता हूं कि हमारे महामहिम है, हमारे राजा हैं, किंग ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, हालांकि वो नॉमिनल होता है, बाद की बात है, क्या कोई उसको डायरेक्ट कर सकता है कि तुम ये करोगे। तो इस पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले कहा था, समझना मैं सारी कहानियों को मर्ज करता हूं, कुछ दिन पहले कहा था जब दिल्ली के एक जज के घर में क्या मिल गया था, कैश, तो किसी ने उस न्यूज को नहीं छापा, किसी एक लोकल न्यूज़पेपर ने उसको छाप दिया। वो बात एकदम से मुद्दा बन गया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन्होंने छापना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, कि जजेस के ऊपर भी तो सवाल उठ सकता है, वो भी तो करप्ट हो सकते हैं। तो क्या पार्लियामेंट को कुछ ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे जुडिशरी को कंट्रोल किया जा सके। और जुडिशरी को कंट्रोल करने का मतलब याद रखना, जुडिशरी बेसिकली क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के अंडर काम नहीं करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उनको उस देश में मेंटेन रखना उसका काम है, ठीक है। बट याद रखना, जैसे कल ही हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट है मान लो, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई को बनाना है। कल वाला एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे बीआर गवई को अपॉइंट कर दिया। तो बीआर गवई को जब अपॉइंट किया गया संजीव खन्ना के द्वारा, तो वहां क्या यूज किया उन्होंने, कोलेजियम यूज किया। और कोलेजियम का मतलब मैं क्या नेपोटिज्म लिख सकता हूं क्या, है ना, चाचा भतीजावादी तो चल रहा है कि इस बार तुम बन जाओ, अगली बार वो बन जाएगा, उसके अगली बार वो बन जाएगा। फिर किसी का बेटा पहुंच गया उस लिस्ट में, उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे पापा को मेरे पापा ने बनाया था जज, इस बार तुम मुझे बना दो। तो मतलब क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर चल क्या रहा है, बेसिकली नेपोटिज्म। तो कहा गया कि भाई इसको कंट्रोल करो, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तो वो बीच में क्या लेकर आ गए थे, एनजेक, हमने कल ही डिस्कस किया था, जो 4 जजेस केस हुए थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये एनजेक सही नहीं है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब समझना पूरी कहानी, कि जब सुप्रीम कोर्ट है उसको पता ही नहीं क्या करना है, जब उसके ऊपर बात आती है तो तुरंत वो नल कर देता है, तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है। लेकिन बात जब आती है पॉलिटिशियंस के ऊपर, बात जब आती है पार्लियामेंट के ऊपर, बात जब आती है लेजिस्लेटिव के ऊपर, बात जब आती है उसको एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो तुरंत उनके अगेंस्ट में डिसीजन दे देता है। तो आज के टाइम पर हमारे यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेसी को खतरा भी होता जा रहा है, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी काम करती थी, मैंने कल भी आपको समझाया था, जुडिशरी का काम है जजमेंट देना,
कि भाई कोई कानून बना वो सही है कि गलत है, गलत है तो किस बिहाफ पर गलत है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। अगर वो गलत है तो उसको गलत ठहरा दे, सही है तो सही ठहरा दे। बट ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, समझना पूरी कहानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कहा गया कि भाई 3 लोग होंगे जो अपॉइंट करेंगे, एक होगा प्राइम मिनिस्टर, एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक होगा आपका कैबिनेट लीडर ऑफ अपोजिशन। बाद में लो बनता है, पीएम भी रहता है, सीजीआई को हटा देते हैं और यहां पर कौन ले आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ले आते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब एक बात बताओ, यहां से जुडिशरी की पावर को कम कर दी तो ट्रांसपेरेंसी तो कम हो गई ना। तो बेसिकली जुडिशरी का काम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई तो होना चाहिए जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, बट यह ऐसा नहीं हो रहा है। वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स बिल आए थे ना, किसान बिल आए थे, 3 बिल आए थे और उसका किसानों ने बहुत अपोज किया। जब अपोज किया तो बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी ना फार्मर्स से मिलके, फिर हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। मतलब अगर जुडिशरी चाहती, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है ना, तो सीधा उसको बता सकता था कि दीज 3 लॉज ना जो आपके फार्मर लॉज है वो अच्छे हैं कि नहीं है, वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी वैल्यू है कि नहीं है, और बात खत्म हो जानी थी। तो मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से जो अलग होनी चाहिए थी, बस इसी चीज को डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, सेपरेशन ऑफ पावर, इसका खात्मा होता जा रहा है। और कुछ ही समय जा रहा है, ध्यान रखना, कुछ ही समय जा रहा है, जो गवर्नमेंट है वो इसी चक्कर में लगी हुई है कि कैसे करके जुडिशरी को कर्ब कर लिया जाए। और जिस दिन जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया गया उस दिन भारत डेमोक्रेसी से हटकर किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। तो बेसिकली दोनों को अपना अपना काम करना चाहिए, वही इन्होंने कहने की कोशिश की है। वरना तो इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल लिए कि जज के घर में पैसा मिला, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वो भी तो करप्टेड हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पूरा कुछ ये सिनेरियो चल रहा है भारत में। क्वेश्चनिंग द जुडिशरी फॉर सेटिंग ए टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंट टू टेक डिसीजंस एंड एक्यूजिंग इट ऑफ एक्टिंग एज ए सुपर पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो आपकी जुडिशरी है वो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है, जो कि पार्लियामेंट और उसको अलग होना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? ओके। इन्होंने एक बात और कही कि जो आर्टिकल 142 है ना, जिसको एब्सोल्यूट पावर कहा जाता है, एब्सोल्यूट डिसीजन पावर कहा जाता है, यानी कि कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा बात हो जाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फंडामेंटल या बेसिक जो फीचर है उसको वोलेट नहीं करना है, और उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, वो डिसीजन दे देते हैं, ठीक है? उसको आर्टिकल 142 कहते हैं, एब्सोल्यूट पावर। तो आजकल क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, जब भी कोई बात आती है ना सरकार के अगेंस्ट, 142 लेके पहुंच जाता है और सीधा गोली मार देता है। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने यही कहा है कि बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल की तरह 142 का यूज करता है कौन? जुडिशरी। तो बेसिकली आप एक चीज समझो, हमारे देश में जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में एक अनदेखी लड़ाई चल रही है, जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप फ्यूचर लॉयर्स हो, आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, ठीक है? समझ गए? समझ जाओगे, आगे बढ़ोगे जब, ठीक है? आगे समझ में आ रही है? जैसे कॉलेजियम नेपोटिज्म कह दिया उसको ऊपर मैटर चल रहा है, क्या दोबारा से एनजेक आएगा कि नहीं आएगा, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फार्मर बिल्स, वो सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। समझ गए क्या? ओके। अब बात आती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, कैसे सेलेक्ट होता है? तो समझना, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल्स कहां से कहां तक है? 63 से लेकर 70 तक। उसको बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? तो याद रखना उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। कंडीशन को क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है? पहला याद रखना सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, भारत में बोर्न हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? अगर वो पाकिस्तान का है, भारत की सिटीजनशिप लेके यहाँ आ जाता है, तो भी वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी बन सकता है भारत में, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया की कंडीशन होती है। दूसरा, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। तीसरा, वो किसी प्रॉफिट ऑफ या कोई ऐसा ऑफिस जिसके उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको कहा जाता है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। चौथा, 4th नंबर पे याद रखना, उसको वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए, ठीक है? और याद रखना प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए।
वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का, और प्राइम मिनिस्टर आइदर हाउस से सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे मनमोहन सिंह जी लोकसभा से नहीं जीते थे, उनको राज्यसभा से उठाकर लाया गया था। समझ गए? बात समझ में आ रही है? सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और जब भी उनका इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में 20 क्या होते हैं? प्रोपोजर्स होते हैं, शायद पढ़ा है हमने पॉलिटी में, और 20 सेकेंडर्स होते हैं। और अगर यही मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता हूं तो 50-50 होते हैं, ठीक है। उनके सपोर्ट के बाद ही क्या करते हैं? इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। 2-4 बेसिक बातें याद रखना। और याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। और ये आर्टिकल किस में लिखा है? 64 में। और आर्टिकल 65 क्या कहता है? तो सिंपल याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट लाइक एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर किसी कारणवश से वो नहीं है, या हटा दिए गए इम्पीचमेंट से, हालांकि आज तक नहीं हटाया गया है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना, आज तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट के ना होने पर एक्टिंग प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के ना होने पर इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कितनी बार एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जा चुका है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पॉलिटी के अंदर, ठीक है, ओके। चलते हैं दूसरा। जैसे देखो यहाँ पर ये बातें बहुत सारी उठती हैं, है ना। यहीं पर एक बात और डिस्कस की गई थी कि आपने एक नाम सुना होगा, रंजन गोगोई, है ना। वो हमारे क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। वो जैसे रिटायर हुए, रिटायर होते ही उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? रिटायर होते ही उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। कहाँ से? तो याद रखना, राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। अब सोचो, जैसे वो रिटायर हुए, रिटायर होते ही अगले दिन वो क्या बन गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या गारंटी है कि जिस पार्टी से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां बनाया गया था, उन्होंने अपने टेन्योर में उस पार्टी का फेवर नहीं किया होगा जस्टिस देते समय? डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि पहले से फिक्स था कि तुम हमारी ये डिसीजन दे दो, हमारे ये फैसले दे दो, है ना। जो भी मेजर डिसीजन दिए गए थे, आप और मैं भली बात ही जानते हैं, मैं बस बोलना नहीं चाहूंगा। और उसके बाद क्या करेंगे? हम आपको सीधा वहां नॉमिनेट कर देंगे। कर दिया उनको। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। वही सब इसमें डिस्कस किया हुआ है, फिर आएगा, फिर हम पढ़ लेंगे। आई होप कि आप थोड़ी बहुत बातें समझे होंगे। नेक्स्ट, लाइफ अननोन। The cosmos hold limitless mysteries for constrained human mind। जैसे हमारा दिमाग है, उससे परे बहुत सारी चीजें होती हैं, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम से परे बहुत सारी गैलेक्सीज है, बहुत सारी दुनियाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस भी हो सकते हैं, लाइफ भी हो सकती है। तो सिंपल याद रखना, कई बार हमने पढ़ा है कि एक यूनिवर्स जो होता है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसमें लगभग 100 बिलियन क्या होती हैं? गैलेक्सीज होती हैं। और एक गैलेक्सी जो होती है, उस एक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, ठीक है। और एक जो स्टार है मेरा, वो कौन सा है? सन इज ए स्टार। और इस सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती हैं बॉडीज, उन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। और जो प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। तो याद रखना, जैसे मेरा स्टार कौन है? सन। हम उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सन के यानी कि हमारे स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं, हम उसे क्या कहते हैं? प्लैनेट, सोलर सिस्टम। बट आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वहां पर बहुत सारे और भी तो क्या हो सकते हैं? सोलर सिस्टम हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और वहां जो प्लैनेट पाए गए होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? एक्सोप्लैनेट। क्या कहा जाएगा? एक्सोप्लैनेट। यानी याद रखना, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो भी प्लैनेट पाए जाएंगे, जो कि कैसे होंगे? जहां पर ह्यूमन लाइफ हमारी तरह वहां पर सस्टेनेबल होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोप्लैनेट कहेंगे। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स ढूंढे गए जो एक्सोप्लैनेट्स है, लेकिन लाइफ किसी पे नहीं मिली। लेकिन हाँ ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर एक जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप है, जिसको 2021 में छोड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले हब्बल टेलीस्कोप था। याद रखना, जो हब्बल टेलीस्कोप था नासा का, उसको रिटायर कर दिया गया था। और हब्बल टेलीस्कोप के रिटायर होने के बाद हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा था, और ये अपना काम भली भांति कर रहा है। ये एक्सप्लोर करने का काम कर रहा है, किसमें? स्पेस में। तो इसने क्या किया? 2015 में, याद रखना
2015 में इस हबल टेलीस्कोप ने, रिटायर होने से पहले, ध्यान से समझना, इस हबल टेलीस्कोप ने 2015 में एक प्लेनेट की खोज की थी जिसका नाम था, जो एक एक्सो प्लेनेट था, K2-18b, है ना, K2-18b। और उस K2-18b के ऊपर इसने पानी यानी कि वाटर वेपर्स होने के प्रूफ दिए थे। अब दोबारा से जो नासा का जेम्स वेब है उसने भी क्या कहा, उसने डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन। इसने अब कह दिया कि वो जो आपका एक्सोप्लैनेट है उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन भी है। आप समझ में आ रही है? अब एक बात समझना, और क्या है वहां पर, K2-18b इज ए सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट दैट ऑर्बिट्स एन एम टाइप स्टार। एक एम टाइप स्टार नाम का स्टार है, उसके चारों तरफ घूमता है। इट इज 120 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ एंड ऑर्बिट्स द कूल ड्वार्फ स्टार K2-18a। तो ये K2-18a के चारों तरफ घूमता है जो कि 120 लाइट ईयर दूर है, और इट इज 8.6 टाइम्स एज मैसिव एज अर्थ एंड द साइज लाइज दैट ऑफ द बिटवीन अर्थ एंड द नेपच्यून। इट्स डिस्कवरी वाज अनाउंस्ड 2015, वही सब बातें लिखी हैं। लेकिन अब जेम्स वेब ने प्रोवाइड किया है कि इसके ऊपर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड। याद रखना, इस नाम को अच्छे से लिख लेना, डाइमिथाइल सल्फाइड। ये आपके साइंस एंड टेक्स्ट से लिंक कर रहा है। तो समझना बात क्या है कि ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनके द्वारा ही जनरेट हो सकता है, वरना इसके जनरेट होने का कोई सोर्स नहीं है। तो अगर उस प्लेनेट के ऊपर एक्सोप्लैनेट के ऊपर सॉरी डाइमिथाइल सल्फाइड है, DMS, तो डेफिनेटली वहां पर क्या है, लाइफ तो है। तो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि वहां पर जीवन पॉसिबल हो सकता है। समझ गए? तो आपसे पूछ लेगा, रिसेंटली ये न्यूज में था, ऐसे ऐसे बात थी, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और जेम्स वेब को कब लॉन्च किया जाता है? 2021 में। किस किस ने? तो नासा ने, ईसा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने, तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया होता है। समझ गए? और भारत भी किसमें जाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, किसको? यूनिवर्स को। इसीलिए भारत क्या कर रहा है, प्राइवेट एजेंसीज को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को प्रमोट कर रहा है, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस है ना, जैसे स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड, इन सबको प्रमोट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए हमने, याद रखना, इंडिया ने अपने यहाँ पर स्पेस सेक्टर में 100% क्या अलाउ कर दिया हमने लास्ट ईयर, FDI। ये भी याद रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी आए यहाँ पे स्पेस में काम करे, करो। हमारा इसरो क्या करेगा, एक्सप्लोरेशन की तरह काम करेगा, जैसे नासा कर रहा है एक्सप्लोर करने में। समझ गए? तो ये सब भी न्यूज में चल रहा है। तो रिसेंटली क्या है, इसको जस्ट पढ़ लेना। ये एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ था और उसी को इन्होंने आगे साइंस वाले पोर्शन में भी डाला हुआ था। साइंटिस्ट यूजिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप फाइंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइन ऑफ द लाइफ ऑन एलियन प्लेनेट। हो सकता है कि वहां पर लाइफ हो सकता है वहां पर एलियन बैठे हो, जादू बैठा हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आर इंडियन स्टार्टअप्स नॉट स्केलिंग अप ऑन इनोवेशन। बहुत अच्छा आर्टिकल है, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एट द स्टार्टअप महाकुंभ न्यू दिल्ली। इन्होंने कहा था, उसके बाद इन लोगों ने, दो लोगों ने उसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा कि क्या जो भारत का स्टार्टअप है या जो भारत का स्टार्टअप माहौल है, क्या वो हमारे यहाँ पर इनोवेशन को स्केल नहीं कर रहा है? क्या इनोवेशन नहीं हो रही है? तो नहीं हो रही है बेसिकली। इन्होंने यही कहा। देखो चाइना वाले क्या करते हैं, चाइना वाले काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सीक ले आए वो, है ना। चाइना वाले काम करते हैं 3D पे। वहां पर कारें देखो आप, BYD है ना, दुनिया की सबसे कह सकता हूं कि हाई टेक्नोलॉजी की कारें बनी हुई है ना, सेल्फ ड्राइविंग, और कहीं टेस्ला से कहीं ज्यादा गुना अच्छी है ये कारें। कौन सी? BYD। उसके बाद क्वांटम साइंस की बात करते हैं वो, ठीक है, EV की बात करते हैं वो, है ना। लेकिन भारत में क्या है, भारत में बात होती है 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, ब्लिंकिट। अच्छा वो 10 मिनट दे रहा है, मैं 8 मिनट में डिलीवरी कर दूंगा, ब्लिंकिट का छोटा भाई आ गया कोई, ठीक है। अच्छा MBA चाय वाला, ठीक है, ये चाय वाला, वो चाय वाला, ये स्टार्टअप है भारत में। भारत में कोई इनोवेशन की तरफ बात ही नहीं कर रहा है, भारत में कोई साइंस टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, ये पीयूष गोयल जी के कहे हुए वचन है, बातें हैं। बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, शायद मैं समझा चुका हूं एक बार, कि 4 अमीर घर के बच्चे मिलकर पैसा लगाते हैं और एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसमें एक गरीब घर का बच्चा काम करता है डिलीवरी का, और अमीरों के बच्चे उस गरीब के बच्चे के थ्रू खाना मंगवाते हैं और खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये स्टार्टअप नहीं है बेसिकली, है ना। और वो जो अमीर और गरीब की बात हो रही है, उसी के अंदर गिग इकोनॉमी निकल के आती है ना, गिग वर्कर्स। दीज टाइप ऑफ वर्कर्स आर नोन एज द गिग वर्कर्स, जिनके लिए राजस्थान बिल लेकर आया था। तो एक्चुअल में ये स्टार्टअप नहीं है, ये इनोवेशन नहीं है,
ये उनका कहना है, बात समझ में आ रही है। हालांकि इनसे जॉब क्रिएट हो रही है बाद की बातें हैं, लेकिन हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो बस उसी चीजों को इन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपके थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी हम बातें कई बार पढ़ चुके हैं पहले। तो बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर चाइना और इंडिया की इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? तो समझना, इंडिया और चाइना में डिफरेंस ये है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी जो ओपन इकोनॉमी है। डिफरेंस क्या है समझना कि क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें वो लोग मैक्सिमम जो वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है ना, वहाँ पर कुछ भी हो रहा है, कोई इंडस्ट्रीज लगी हैं, तो वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए इंटरनली वो जो ट्रेड है वो देश के अंदर हो रहा है विद इन द बाउंड्रीज। अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊँगा, ओरिजिनल डेफिनेशन की तरफ। बट ओपन मार्केट में ये होता है कि अक्रॉस बॉर्डर्स भी क्या होता है, ट्रेड होता है। तो इंडिया इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है कि बाहर के कितने लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बाहर के कितने लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। और चाइना इस बात पे ध्यान देता है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जो फैक्ट्रीज लगी, इंडस्ट्रीज लगी हैं, वो चाइनीज होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? तो लेबर भी चीप मिल जाएगा, हर आदमी को काम भी मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा। और देश के लोग किसके लिए काम करना चाहेंगे? देश के लिए काम करना चाहेंगे ओवरऑल। बात समझ में आ रही है? लेकिन भारत इसका थोड़ा सा अपोजिट है। तो चाइना ने अपनी खुद की मार्केट ग्रो कर ली। चाइना के अंदर नेशनलिस्टिक व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी होता है कि अपने देश को टेक्नोलॉजिक व्यू में आगे ले जाना है। लेकिन भारत में क्या है? कुछ नहीं है, चार अमीर ज्यादा बैठे और कह दिया कि चलो ब्लिंकिट बना देते हैं, घर बैठे 10 मिनट में डिलीवरी। तो अमीर आदमी ऑर्डर कर रहा है, गरीब आदमी डिलीवर कर रहा है, बट इकोनॉमी तो बूस्ट हो रही है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन क्या ये सही फील्ड है? क्या हमें आज के मॉडर्न टाइम में साइंस, ठीक है, एआई, ठीक है, 3D, हमें क्वांटम साइंस की तरफ नहीं जाना चाहिए? बस उसी का जिक्र किया हुआ इस आर्टिकल में, एक बार पढ़ना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। हमारे जो चाइना है उसने खुद को मोर सेल्फ रिलायंट बना लिया है। स्टार्टअप महाकुंभ जो दिल्ली में होता है उसके अंदर ये सारी बातें की गई थी। हालांकि भारत के अंदर भी स्टार्टअप इंडिया फंड सीड स्कीम लाई गई थी जिसमें लगभग 50 लाख रुपए तक के आसपास फंडिंग दी जाती है। लेकिन हाँ, इसमें ये बात निकल के आती है कि इससे ज्यादा भी क्या होनी चाहिए, इसमें फंडिंग या फंड स्कीम होनी चाहिए जो लोगों को क्या करेंगी, लोगों को मोटिवेट करेंगी किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर आपसे पूछे स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, जहां पर इंडिया और चाइना को क्या किया गया था? कंपेयर किया गया था हमारे मिनिस्टर पीयूष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज द वंस एक्सटिंक्ट डायरवोल्फ बैक। ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज से लगभग 10-12 हजार साल पहले कुछ यहां पर एक स्पीसीज पाई जाती थी जिसका नाम था डायरवोल्फ। आपने शायद गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, उसके अंदर भी उसको दिखाया गया है। तो अभी साइंटिस्टों ने क्या किया, उनके जो स्केलेटन थे या ना उनके जो फॉसिल्स मिले उनसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके और किसी तरीके से मॉडर्न साइंस का यूज करके, एआई का यूज करके क्या बना दिया, उन्हीं वैसे ही डायरवोल्फ को दोबारा से बना दिया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि इज द वंस एक्सटिंक्ट डायरवोल्फ बैक, क्या वो सही में आ चुके हैं? तो थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा उनकी जो स्पीसीज बनाई गई है बेसिकली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉर्मली हाइब्रिड कुछ बन गया हो, ठीक है, तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इससे वो मैमोथ को भी वापस लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल शायद हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, साइंस वाले सेक्शन में इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है कोचिंग सेंटर्स वार्न्ड अगेंस्ट मिसलीडिंग स्टूडेंट। समझना, बहुत अच्छी न्यूज है। अभी क्या हुआ, जेई और नीट का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट से जस्ट पहले हमारे यहाँ पर एक अथॉरिटी है, याद रखना, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कब बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019 में। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बात करता है किसकी, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके राइट्स की बात करता है। ठीक है, उसके बाद ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई। इसने कहा है साफ साफ कि अब रिजल्ट आने वाला है आईआईटी और जेई का, नीट का। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने फर्जी तरीके से किसी भी बच्चे का रिजल्ट क्लेम करने की कोशिश की तो उसके ऊपर क्या होगा, 2 साल तक की सजा का प्रोविजन है, 10 लाख रुपए तक का फाइन लग जाएगा। जैसे यूपीएससी में आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा यूपीएससी की सीट होती है 900,000, लेकिन आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उन सारे इंस्टीट्यूट ने इतने बच्चों की फोटो छापी होती है कि ये हमारा टॉपर, ये हमारा टॉपर, ये हमारा टॉपर। मैं जेई की बात नहीं कर रहा, आप क्लैट ले लो, जेई ले लो, नीट ले लो, किसी को भी ले लो। होता क्या है कि जितने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया होता है, जितनी सीट नहीं होती है, जितने सिलेक्शन नहीं हुए होते हैं, उससे ज्यादा तो टॉपर दिखते हैं मार्केट में, बोर्डों के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर।
इज इट ओके? क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो नए स्टूडेंट है, जो एनरोलमेंट लेने वाले हैं, उनको मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है कि ये बच्चा हमारा था, ये बच्चा हमारा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा, कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ए और दूसरा अच्छा इंस्टीट्यूट है बी। अब यहाँ उस बच्चे ने फाउंडेशन में एडमिशन लिया था और उस बच्चे ने यहाँ पर 1, 2, 3 साल जितना भी फाउंडेशन का कोर्स था उसने जो वहाँ पे काम किया, पढ़ा, समझना, ठीक है। अब ये बच्चा चला गया बी के पास, बी भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब ए वाला बच्चा सोच रहा है कि यहाँ के अगर मैं मॉक लगा लेता हूँ और यहाँ मुझे पढ़ाया जा रहा है तो मेरे मॉक में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक लगा लेता हूँ, तो मेरे को खुद क्या भी पता लग जाएगा मैं कहां पर हूं, कितने पानी में हूं। तो उस बच्चे ने उस दूसरे अदर इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया। ये मैं नहीं कर रहा, ये सब इनकी कही हुई बातें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब ये बच्चा इस मॉक टेस्ट सीरीज में चला गया और ये बच्चा टॉपर बच्चा था, तभी तो दूसरे इंस्टीट्यूट के मॉक लगाने की कोशिश कर रहा था, वरना ना पढ़ने वाले तो खुद का ही नहीं लगाते बेसिकली। अब वहां जा ये गया, एक जगह एनरोल है, दूसरी जगह उससे फॉर्म भरवाया जाता है और उसमें लिखवा लिया जाता है कि अगर कल को तुम्हारा रिजल्ट आया तो हम तुम्हारा रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो होता क्या है एक्चुअल में कि यहां वो बच्चा 2 साल मेहनत किया, 2 साल यहां पर पढ़ाया गया उसको, लेकिन लास्ट में जाते जाते 1-2 महीने के लिए बच्चा यहां चला गया, तो इसने क्लेम कर दिया कि ये बच्चा तो मेरा था, जबकि उस बच्चे की जो रैंक थी, जैसे कि मान लो AIR 5, AIR 6 कुछ भी लगा लो, मैं 1 लगा लूं, मान लो वो बच्चा पढ़ा यहां था, लेकिन उस बच्चे को क्लेम कौन कर रहा है? उस बच्चे को क्लेम ये कर रहा है, बी कर रहा है। तो साफ साफ कह दिया हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कि आपको नीचे मेंशन करना होगा कि ये बच्चा मॉक टेस्ट सीरीज का था, ये बच्चा फाउंडेशन का था, ये बच्चा इंटरव्यू के उसमें आया था तुम्हारे पास। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे ऊपर कम से कम 2 साल और 10 लाख रुपए तक का क्या लगा देंगे? फाइन लगा देंगे। तो ये छोटी सी न्यूज निकल के आती है। ऐसा क्यों था? क्योंकि इन रिजल्ट्स में बहुत सारा क्या देखने को मिलता है? धांधली देखने को मिलती है। समझ गए? बस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। Prisons plagued by the lack of medical mental health professionals report। अभी एक रिपोर्ट आई हमारे यहाँ पर जिसको हम कहते हैं द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। याद रखना, IJR 2025 is India's first and only comprehensive quantitative index which uses government data to rank the capacity of pillars of the formal justice system। ये रिपोर्ट ये बताती है कि कितने जजों की कमी है, कितने जो प्रिजन है वहां पर जो कैदी हैं उनकी हालात कैसी हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर 75% जो जेल में कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, वो अंडर ट्रायल है, यानी उनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया है, वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ वो अंडर ट्रायल है, तो वो जेल में भरे हुए हैं, तो उनको बाहर निकाला जाए, है ना। जेल के अंदर माहौल अच्छा किया जाए। मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल मेंटल हेल्थ से परेशान होते हैं, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। तो उनके मेंटल हेल्थ को कैसे सुधारा जाए, तो साइकियाट्रिस्ट या जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो होने चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। पहली बार ये कब आती है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट पब्लिश होती है 2019 में, ठीक है। इसका सपोर्ट किसकी हेल्प से? तो याद रखना टाटा ट्रस्ट, ठीक है। 2-4 बातें सिंपल सी याद रखना। और कौन कौन है इसके अंदर? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, 36 स्टेट और यूटीज का, जुडिशरी भी है, प्रिजन्स भी है, लीगल एड भी है, ठीक है। इन सब की हेल्प से, ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से क्या किया जाता है? इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। और ये अपने आप में एक यूनिक रिपोर्ट है जिसने ये बताया है कि द प्रिजन इनमेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच 6.8 लाख बाय 2030, यानी 2030 तक भारत में जो प्रिजन के अंदर, जेलों के अंदर कैदी हैं वो 6.8 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो याद रखना, द IJR इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट अंडरटेकन इन द पार्टनरशिप विद दक्ष, ठीक है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर द लीगल पॉलिसी एंड TISS प्रयास के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसमें बताया गया मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस हैं। अगर मैं कहूं पूरे भारत में जो मेंटल इलनेस के शिकार कैदी हैं वो है लगभग 9000, लेकिन पूरे भारत की सभी जेलों को अगर मैं मिला दूं तो सभी जेलों के अंदर लगभग 25 ही क्या है? तो याद रखना साइकोलॉजिस्ट हैं। तो क्या ये फेयर है? क्या
ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जेलों के हालातों को सुधारना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो क्राइम करके आए वो सच में क्रिमिनल हो, बहुत सारे झूठे भी फंसे होते हैं, बहुत सारों से गलती हो जाती है ना। तो उनकी मेंटल हेल्थ को उनको ध्यान में हमें रखना चाहिए। तो बस आईजीआर को जरूर याद रखना। इसकी पहली रिपोर्ट 2019 में आई थी, दूसरी रिपोर्ट इसकी 2025 में आती है। नेक्स्ट है मेकिंग प्राइमरी हेल्थ केयर विजिबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। ये बात कर रहा है मॉडर्न पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस की। याद रखना हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो इस बात की गारंटी देता है राइट टू लिव, यानी कि मुझे जीने की आज़ादी है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 21 जो है बेसिकली वो कैसे जीने की आज़ादी देता है, तो याद रखना विद डिग्निटी, मुझे डिग्निटी से जीने की आज़ादी है। और दूसरा कौन सा, तो सेकंड नंबर याद रखना इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट। और हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब उससे मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मुझे अच्छा हवा मिले, मुझे अच्छी हवा अच्छा खाना मिले, ठीक है, मुझे अच्छा पानी मिले पीने को। ये सब कौन है, किस में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 21 में राइट टू लिव में। तो भारत में जो हेल्थ है वो क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, अफोर्डेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखोगे भारत में जो आपकी मेडिकल सर्विसेज है बहुत महंगी हो चुकी हैं। आप बड़े बड़े शहरों में कुछ को छोड़ दो, जैसे राजस्थान है, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज है यहाँ पे, है ना। आपको अगर आप राजस्थान में हो तो आपको चिरंजीवी स्कीम मिलती है ना। अगर आप भारत में रहते हो तो कहीं भी तो आपको आयुष्मान भारत मिल जाता है, 5 लाख रुपए तक का उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। पहले यहाँ भामाशाह चलता था। तो ये सारी चीजें कौन करता है, स्टेट भी करता है। तो याद रखना स्टेट वेलफेयर में भी आती है, डीपीएसपी में भी आती है। तो डीपीएसपी में भी इंक्लूडेड है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट करेगा। समझ रहे हो, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर एक बिल आया था राइट टू हेल्थ। अगर आपसे पूछे राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला स्टेट कौन बना था, तो राजस्थान बना था। यानी कि अगर किसी का चलते चलते एक्सीडेंट हो गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको एडमिट नहीं करते थे, अगर कर लेते थे तो बहुत ज्यादा बड़ा बिल बना देते थे। तो राजस्थान की सरकार थी उस समय, गहलोत की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि हेल्थ बिल, अगर कोई आदमी एक्सीडेंट केस में इमरजेंसी में आता है तो वो चाहे कितने बड़े हॉस्पिटल में चला जाए, कितना महंगे से महंगा हॉस्पिटल हो, उसका उस इमरजेंसी का बिल सरकार पे करेगी। ये था राइट टू हेल्थ। मेरे को किसका अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। ये मेरी जिम्मेदारी कौन लेता है, स्टेट। तो आप मुझे बताओगे डीपीएसपी के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फंडामेंटल राइट है वो तो मैंने लिख दिया 21 में है ही, लेकिन डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा स्टेट मुझे ये देता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्कीम चलती है नेशनल हेल्थ मिशन, रूरल के लिए ये कब आया था, 2005 में। याद रखना इसमें उन्हीं सब की बात की हुई है ना, कि उनको प्रॉपर तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन सबसे पहले किसके लिए आया था, ये रूरल एरियाज के लिए। और रूरल एरियाज में कब आया था, 2005 में। देन आता है नेशनल हेल्थ मिशन फॉर अर्बन एरियाज, अर्बन रूरल जो लोग होते हैं ना, शहरों में भी तो गरीब लोग होते होंगे, उनके लिए बेसिकली आया है। बेसिकली कब आया था, 2013 में। आप बताना डीपीएसपी किस पार्ट में इसको जिक्र किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया इटली रिजोल्व टू टेक फॉरवर्ड IMEEC इनिशिएटिव। देखो इंडिया और इटली ने IMEEC को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, बातचीत शुरू कर दी है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज IMEEC। तो समझना, यहाँ पर यूरोप के पेराइसस से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए, अल हदीता सऊदी अरबिया के पोर्ट से होते हुए, और सीधा सऊदी अरबिया से होते हुए यूएई के जबेल अली से किसको कनेक्ट करना है, मुंबई को। तो अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं इंडिया में, यानी कि इंडिया को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं यूएई को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं, ठीक है, मैं सऊदी अरबिया को कनेक्ट कर रहा हूं, और मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूं, इजराइल को कनेक्ट कर रहा हूं, और मैं सीधा यूरोप को। तो इंडिया ने यूरोप से डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए क्या किया, एक रोड मैप बना दिया, जिसे क्या नाम दिया गया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। आप मुझे बताओगे कि ये इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किसको कनेक्ट करता है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमारी क्या बढ़ाई जा सके, ट्रेड को बढ़ाया जा सके, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो सिंपल समझना, इसके पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से हैं, तो इंडिया है, यूएई है, आपसे पूछ लेगा कौन सा मेंबर है कौन सा नहीं है, तो ध्यान से याद रखना, इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, इजराइल है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और आपका यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन कब बना था, 1993। और यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर होते हैं, 27 मेंबर होते हैं। तो 27 वो हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और इन सबको जोड़ सकते हो, तो कितने मेंबर हो गए, ये भी ध्यान रखना।
रखना, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? G20 हुई थी 2023 की पहली बार भारत में, तो दिल्ली में हुई थी, है ना। तो वहां से 2023 के G20 समिट में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ठीक है, इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर का, ठीक है। इसके पोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो इंडिया में मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद मिडल ईस्ट का ये पोर्ट के याद रखना नाम, यूएई का कौन सा है? फुजारिया, जेबेल अली दुबई का, अबू धाबी में, ठीक है, दम्माम सऊदी अरबिया का, रास अल खैर सऊदी अरबिया का, इजराइल का हाइफा पोर्ट है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है उसमें कौन सा पोर्ट है, कौन सा नहीं है, तो प्लीज अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से इन नामों को याद रख लेना, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, पैसे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि आज के लिए इतना ही था और आई थिंक कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।